अभी तक पूरा रिवीजन करेंगे अपन। ध्यान दो सब। डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड मतलब एबिलिटी टू परचेज एंड विलिंगनेस टू परचेज। आपकी खरीदने की एबिलिटी एंड खरीदने की क्षमता दोनों होनी चाहिए तो डिमांड कहेंगे, अदरवाइज उस चीज को अपन डिमांड नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम महीने की 10,000 है और मुझे कार लेनी है जो 5 लाख की कार है। तो यहाँ पे मेरी विलिंगनेस तो है, मेरी इच्छा तो है, बट मेरी एबिलिटी नहीं है, तो मैं इस चीज को डिमांड नहीं कहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी महीने की इनकम 2 लाख रुपीज की है और जो आईफोन आता है वो 50,000 का आता है। अब यहाँ पे मेरी एबिलिटी तो है खरीदने की, बट मेरे को पसंद नहीं है आईफोन, मेरी विलिंगनेस नहीं है, तो आप इस चीज को भी डिमांड नहीं कहोगे। फॉर एग्जाम्पल, महीने की इनकम 4 लाख है और आपको आईफोन लेने का मन है जो 1 लाख का आता है, तो यहाँ पे आपकी विलिंगनेस भी है और आपकी एबिलिटी भी है, तो आप इस चीज को क्या कह दोगे? डिमांड कह दोगे। तो डिमांड का मतलब क्या होता है? आपका एबिलिटी टू परचेज एंड विलिंगनेस टू परचेज। क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट में एप्पल्स लेने गई, उसने कहा 200 रुपीज केजी एप्पल है, तो मैंने कहा 1 केजी दे दो। उसने कहा 150 रुपीज केजी है, तो मैंने कहा 2 केजी दे दो। उसने कहा 50 रुपीज केजी है, तो मैंने क्या कहा? 5 केजी दे दो। तो आप किसी पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी को डिमांड करते हैं उसे क्या कह देते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड कह देते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब उस पर्टिकुलर प्राइस पे अपन एक्चुअली कितना क्वांटिटी डिमांड कर रही है। क्वांटिटी डिमांडेड एक फ्लो कंसेप्ट होता है। फ्लो का मतलब जो चीज पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट की जाती है, ऐसी चीज जो पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट की जाती है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? पर डे, पर वीक, पर ईयर, एक्सेट्रा। तो ऐसी चीज जो पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट की जाती है उसे क्या कहते हैं? फ्लो कंसेप्ट कह देते हैं। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड को फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से या तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। पहला जो डिटर्मिनेंट है दैट इज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसकी खुद की प्राइस। आपने अभी देखा एप्पल की खुद की प्राइस कम हो रही है, तो आप एप्पल की क्वांटिटी ज्यादा खरीद रहे हैं। या आप इसी का उल्टा देखो, जब 50 रुपीज केजी एप्पल थे तो मैं 5 केजी खरीदती थी। जब 150 रुपीज केजी एप्पल हुए तो मैंने 2 केजी खरीदा, और 200 रुपीज केजी एप्पल हुआ तो 1 केजी खरीदा। तो किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। तो प्राइस ज्यादा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, उन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया? इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। सेकंड डिटर्मिनेंट है इनवर्स रिलेशनशिप। कब होता है? जब दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो रिलेशनशिप कैसा होता है? इनवर्स। और अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों डिक्रीज, तो उसमें रिलेशनशिप पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सेकंड है आपका डिटर्मिनेंट दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड आपके कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट जो इन प्लेस ऑफ ईच अदर, एक की जगह जब दूसरा गुड काम में लिया जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी टी एंड कॉफी।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? विच आर डिमांडेड ऑल टुगेदर, जो एक साथ डिमांड किए जाते हैं या एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, तो उसे अपन कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ब्रेड एंड टी एंड कॉफी। बच्चों अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो टी वाले कंज्यूमर्स भी क्या पीने लग जाएंगे? कॉफी। तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर टी की प्राइस कम हुई तो कॉफी वाले लोग जो चाय पी रहे थे वो तो चाय पिएंगे ही पिएंगे, पर कॉफी वाले लोग भी क्या पीने लग जाएंगे? टी पीने लग जाएंगे। तो आपकी कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ रही है। अगर एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो रही है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड भी कम हो रही है। तो इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हुआ? पॉजिटिव, या फिर इसे कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ। देन अगर अपन बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक साथ डिमांड किए जाते हैं या एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर। अगर ब्रेड की प्राइस बढ़ जाएगी तो आप ब्रेड कम खरीदोगे, ब्रेड कम खरीदोगे तो आपको बटर भी क्या चाहिए होगा? कम चाहिए होगा। अगर ब्रेड की प्राइस कम हो गई तो आप ब्रेड ज्यादा खरीदोगे, जितनी ज्यादा ब्रेड खरीदोगे उतना ही ज्यादा आपको बटर चाहिए होगा। तो अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड कम हो जाती है, और अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम हो रही है तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड बढ़ जाती है। तो इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया? इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। देन नेक्स्ट आपका जो डिटर्मिनेंट है वो है आपका, दैट इज थर्ड डिटर्मिनेंट है आपका, दैट इज लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। आपके पास कितना पैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस चीज की डिमांड ज्यादा करेंगे और किस चीज की डिमांड कम करेंगे। जनरली तो दो तरीके के ही गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। बट फाउंडेशन में हमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, नेसेसिटी को यहाँ पे इन्होंने अलग कैटेगरी में डाल दिया फाउंडेशन में। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? जो आपके कंफर्ट्स एंड लग्जरी आइटम्स होते हैं उसे नॉर्मल गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टीवी, आपका एसी, आपका कूलर, आपके क्लोथ्स, आपका फर्नीचर, आपके मोबाइल फोन, ये सारे गुड्स किस में आ जाएंगे? नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? जो लो क्वालिटी का सामान होता है, खराब क्वालिटी का। जनरली बाजरा को खराब क्वालिटी का सामान माना जाता है, बाकी पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा कि क्या खराब है और क्या अच्छा। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए तो 500 रुपए का कोई टॉप आता है, वो किसी के लिए तो नॉर्मल गुड भी हो सकता है, किसी के लिए वही 500 का इंफीरियर भी हो सकता है। जिसके पास कमाई कम है तो उसके लिए 500 रुपए का टॉप मतलब अच्छी बात है, बड़ी बात है। तो जिसके पास करोड़ों में कमाई है, जो ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, 5,000 से कम का कोई टॉप नहीं पहनते, उनके लिए 500 रुपए का टॉप कैसा होगा? इंफीरियर। ये तो लो क्वालिटी का सामान। पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि आपके लिए इंफीरियर वो है या नहीं है, बट जनरली बाजरा को इंफीरियर गुड माना जाता है। नेसेसिटी क्या होती है बच्चों? जो बेसिक सर्वाइवल के लिए जो चीजें होती हैं उसे क्या कहते हैं? नेसेसिटी कह देते हैं। सबसे पहले मैं आपको नेसेसिटी का सिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम महीने की कितने कमाती हूँ मैं? 5,000 रुपए। मेरे घर में खाने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो मुझे मिनिमम 15,000 रुपए चाहिए, तब सब लोग पेट भर खाना खा सकते हैं, बेसिक नेसेसिटी पूरी हो सकती है। शुरू में इनकम 5,000 थी तो आपने नेसेसिटी की डिमांड ज्यादा की। अब आपकी इनकम और बढ़ गई तो आपने नेसेसिटी की डिमांड और बढ़ा दी। अब आपकी इनकम और बढ़ गई तो आपने नेसेसिटी की डिमांड और बढ़ा दी। अब आपकी इनकम और बढ़ गई तो आपने नेसेसिटी की डिमांड और बढ़ा दी। अब मेरी इनकम और बढ़ गई तो अब मैं नेसेसिटी की डिमांड बढ़ाऊंगी या नहीं बच्चों? नहीं। जितना मुझे बेसिक सर्वाइवल के लिए आपको जितना चाहिए होता है उतना अगर आपके पास है तो कभी भी आप अपना एक्स्ट्रा पैसा बेसिक सर्वाइवल पे खर्च नहीं करते। आप नॉर्मल गुड्स में शिफ्ट हो जाते हैं, वहां पैसा खर्च करने लग जाते हैं। तो अब नेसेसिटी की डिमांड में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा।
तो नेसेसिटी के केस में आपने क्या देखा कि शुरू में जब आपकी इनकम बढ़ती है तो शुरू में उसके साथ आपकी नेसेसिटी की डिमांड भी बढ़ती है, बट एक पॉइंट ऑफ द टाइम के बाद इनकम बढ़ने की वजह से नेसेसिटी की डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है। अगर आप बात करो नॉर्मल गुड्स की, नॉर्मल गुड्स जैसे कि आपके कंफर्ट्स और लग्जरी आइटम्स होते हैं, मैं मेरे क्लोथ्स की बात कर रही हूँ, कपड़ों की। तो अगर मेरे पास इनकम ज्यादा तो मैं कपड़ों की डिमांड ज्यादा करूंगी, और इनकम कम तो मैं कपड़ों की डिमांड भी कम करूंगी। इनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया बच्चों? डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। अगर आप बात करो इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? जो लो क्वालिटी का सामान होता है उसे क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड्स कह देते हैं। अगर मेरे पास इनकम ज्यादा, पैसा ज्यादा है, तो मैं लो क्वालिटी का सामान ज्यादा खरीदूंगी या कम? कम, क्योंकि मेरे पास पैसा अच्छा है तो मैं अच्छी क्वालिटी का खरीदूंगी। पर अगर मेरे पास पैसा कम है तो मैं लो क्वालिटी का सामान ज्यादा खरीदूंगी। तो इनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया? इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। देन नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट अपन पढ़ेंगे, दैट इज फोर्थ डिटर्मिनेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। जो सामान मुझे पसंद होगा उसकी डिमांड मैं ज्यादा करूंगी, और जो पसंद ही नहीं है उसकी डिमांड कम करूंगी। इनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया? डायरेक्ट या फिर इसे कहा जा सकता है पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में तीन तरीके के इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट है आपका बैंड वेगन इफेक्ट, या इसे बोला जा सकता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बैंड वेगन या डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? बाय लुकिंग एट अदर्स, दूसरों को देखकर जब किसी चीज का टेस्ट डेवलप कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बैंड वेगन या फिर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। कई बार क्या होता है कि कोई सामान मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है, पर दूसरों के पास जब वो देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है मेरे पास भी वो सामान हो। एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो मन करता है आपके पास भी वो सामान हो। तो दूसरों को देखकर जब कोई टेस्ट डेवलप होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? बैंड वेगन या फिर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट होता है यहाँ पे, दैट इज प्रेस्टीज इफेक्ट। प्रेस्टीज मतलब आपका सोशल स्टेटस, आपका सिंबल बढ़ाना इज कॉल्ड प्रेस्टीज इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मुझे डायमंड्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे लगता है ये पत्थर ही तो है, कुछ भी नहीं है डायमंड। मुझे ये पता है अगर मैं डायमंड पहनूंगी तो इससे मेरी प्रेस्टीज बढ़ेगी, मेरा सोशल सिंबल, मेरा स्टेटस बढ़ेगा, मेरा रुतबा बढ़ेगा मार्केट में। तो क्योंकि डायमंड पहनने से रुतबा बढ़ता है तो आप डायमंड के लिए अपना टेस्ट डेवलप कर लेते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्रेस्टीज इफेक्ट। कि प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए, स्टेटस, गुडविल, नाम, रुतबा बढ़ाने के लिए अगर आप किसी चीज का टेस्ट डेवलप कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रेस्टीज इफेक्ट कह देते हैं। देन थर्ड है इसके अंदर, दैट इज स्नोब इफेक्ट। स्नोब का मतलब क्या होता है कि अगर वो सब कॉमन है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कोई ड्रेस खरीदा यूनिक बुटीक से, डिजाइनर, मैंने अलग सा ड्रेस खरीदा, उसको खूब सारा पैसा खर्च किया, वो मुझे बहुत पसंद था, एक्सट्रीम पसंद था। पर जिस दिन मैंने सेम ड्रेस उसकी कॉपी किसी और को पहने हुए देखी, अब वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने काम वाली को दे दिया वो ड्रेस। तो अगर कई लोगों की सोच ऐसी होती है कि अगर सामान कॉमन है, किसी के और के पास भी है, तो वो उसकी टेस्ट एकदम से गिरा देते हैं, वो ऑल टुगेदर उसकी डिमांड कम कर देते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? स्नोब इफेक्ट कहा जाता है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अपन ने तीन इफेक्ट्स पढ़े थे। बैंड वेगन इफेक्ट मतलब दूसरों को देखकर कोई इच्छा डेवलप होती है। प्रेस्टीज इफेक्ट आप अपना सोशल सिंबल, स्टेटस बढ़ाने के लिए जब कुछ डेवलप करते हैं। एंड स्नोब इफेक्ट कि अगर कुछ कॉमन हो गया तो अब मुझे वो सामान बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसे क्या कह देते हैं? स्नोब इफेक्ट कह देते हैं। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट है दैट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। मेरे घर में पहले दो लोग रहते थे तो 1 kg मिल्क से मेरा काम चल जाता था।
पर मेरे घर में अब गेस्ट आ गए, 20 लोग हो गए और वो 5 डेज मेरे पास रुकने वाले हैं, 1 kg मिल्क से काम चलेगा नहीं। आपको कम से कम 7 kg सपोज आपने उनके लिए मिल्क ऑर्डर किया, तो पॉपुलेशन की साइज बढ़ी तो आपने क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दी। फिर वो लोग वापस चले गए, वापस 2 लोग हो गए घर में, तो वापस मैं कितना किलो दूध मंगाऊंगी, 1 kg। तो पॉपुलेशन की साइज कम तो डिमांड भी कम, पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम डिमांड कम, इनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट है आपका दैट इज नेशनल इनकम and its distribution, नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम ज्यादा तो उस कंट्री के लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, और अगर किसी कंट्री में नेशनल इनकम कम तो उस कंट्री के लोग डिमांड भी कम करेंगे। तो कैसा रिलेशनशिप हो गया इनके बीच में रिलेशनशिप हो गया आपका डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। कैसा रिलेशनशिप हो गया बच्चों, डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। देन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, एक तो इनकम आपकी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक इनकम आपकी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इवनली का मतलब ऑलमोस्ट सबके बीच में बराबर पैसा बटा हुआ है, अनइवनली मतलब सिर्फ कुछ ही लोगों के पास पैसा है, बाकी उनके पास पैसा नहीं है। सपोज आपकी कंट्री में टोटल 1000 लोग रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, इवनली मतलब 900 के पास पैसा है, अनइवनली का मतलब सिर्फ 50 के पास पैसा है। तो अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इवनली है तो यहाँ बच्चों डिमांड ज्यादा होगी या कम, ज्यादा, क्योंकि ज्यादा लोग डिमांड करने वाले हैं। और अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है तो आपकी डिमांड भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट है दैट इज कंज्यूमर की क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, उधारी पे सामान मिलना। अगर मार्केट में मुझे उधारी ज्यादा मिल रही है तो मेरी कैपेबिलिटी नहीं है तो भी मैं उस चीज की डिमांड कर सकती हूँ। उधारी पे वो एसी दे रहा है कि 5 महीने बाद पैसे चुका देना, तो मेरे पास अगर एसी खरीदने का पैसा नहीं भी है तो भी मैं एसी की डिमांड क्रिएट कर सकती हूँ। पर अगर मार्केट में क्रेडिट है ही नहीं, पहले पैसा फिर सामान लेकर जाओ, तो मेरे पास 50,000 होंगे तो ही मैं एसी खरीद पाऊंगी, नहीं तो नहीं खरीद पाऊंगी, तो वहां कम लोग डिमांड क्रिएट कर पाएंगे, तो वहां आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्रेडिट फैसिलिटी ज्यादा डिमांड ज्यादा, क्रेडिट फैसिलिटी कम डिमांड कम, इनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया बच्चों, डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें, ये कौन सी इंटरेस्ट रेट है बच्चों, जो बैंक लोन के बदले इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर बैंक की इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो मैं बैंक से लोन कम लूंगी या ज्यादा, कम, मेरा लोन जो होगा वो कम। लोन कम मतलब पैसा कम है आपके पास, पैसा कम है तो आप डिमांड कम करोगे। अगर बैंक की इंटरेस्ट रेट कम है तो बैंक से लोन ज्यादा लोगे तो पैसा ज्यादा, पैसा ज्यादा तो डिमांड ज्यादा। तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा डिमांड कम, इंटरेस्ट रेट कम डिमांड ज्यादा, इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया, इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। लास्ट जो डिटर्मिनेंट है दैट इज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, आसपास किस तरीके के लोग रहते हैं। आसपास, अगर आसपास आपके किड्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो बच्चों को क्या चाहिए, टॉफीज खाने को चाहिए बच्चों को आइसक्रीम चाहिए, बच्चों को टॉयज चाहिए, तो इन सारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। अगर आसपास यूथ रहता है तो यूथ को तो एंटरटेनमेंट सोर्सेज ज्यादा चाहिए, तो वहां पे सिनेमा थिएटर्स पार्क्स इन सब चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, फूड कोर्ट्स इनकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर आसपास आपके ओल्ड एज पीपल रहते हैं तो ओल्ड एज को मेडिसिन ज्यादा चाहिए, ओल्ड एज को चश्मे चाहिए, ओल्ड एज को स्टिक्स चाहिए चलने के लिए,
ये सब चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। तो आसपास किस तरीके के लोग रहते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी या कम। तो ये हमने क्या पढ़ लिए बच्चों, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ लिए। देन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ लॉ क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ओन प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं, और बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो क्या माने जाते हैं, कांस्टेंट माने जाते हैं। ओन प्राइस में चेंज मतलब ओन प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। उनमें कैसा रिलेशनशिप होता है आपका, इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ पॉपुलेशनल नेशनल इनकम, क्रेडिट फैसिलिटी, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब सिर्फ और सिर्फ ओन प्राइस वाला जो डिटरमिनेंट आपने पढ़ा था तो उसमें चेंज की वजह से यहाँ डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं, और बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो क्या माने जाते हैं, कांस्टेंट माने जाते हैं। ये अजम्पशन होता है लॉ ऑफ डिमांड का। मैंने कहा प्राइस डिमांड, प्राइस 10 थी तो मैं 15 यूनिट्स खरीद रही थी, प्राइस उसकी कम हो गई तो मैं 30 यूनिट्स खरीदने लग गई। प्राइस कम डिमांड ज्यादा। अगर आप इसका डिमांड कर्व बनाकर देखते तो आप वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस शो करते हो और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी शो करते हो। तो जब प्राइस 10 थी तो मैं कितना यूनिट्स खरीद रही थी बच्चों, 15। प्राइस 10 थी तो मैं कितना यूनिट्स खरीद रही थी, 15। प्राइस 5 हुई तो मैं कितना यूनिट्स खरीद रही हूँ, 30। तो ये डिमांड कर्व कैसा बनेगा, इस शेप का। ये शेप कौन सी है डिमांड कर्व की, डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप का डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ डिमांड कर्व कैसी शेप का बनता है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप का आपका डिमांड कर्व बनता है। देन नेक्स्ट टॉपिक अपन रिवाइज करेंगे, दैट इज रैशनली टू द लॉ ऑफ डिमांड। रैशनली टू द लॉ ऑफ डिमांड, रैशनली का मतलब रीजन। लॉ ऑफ डिमांड में आप क्या कहते हो, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, उसका रीजन जानेंगे। या फिर वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ऐसा क्यों होता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, उसके रीजंस जानने की हम कोशिश करेंगे। पहला रीजन क्या है इसका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से आपको उसके बदले में कितना सैटिस्फैक्शन मिलता है उसे क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्मी हो रही है और मुझे क्या, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन किया, ठीक है, बहुत मन कर रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने का। जब मैंने फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक पी तो सपोज मुझे 40 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। वो खत्म होते ही तुरंत, आप अगर पेप्सी पी रहे हो तो तुरंत आप वही ब्लैक वाली पेप्सी पी रहे हो, सेकेंड पूरी बॉटल की बात कर रही हूँ मैं, एक एक सिप की बात नहीं कर रही। तुरंत मैंने सेकेंड वाली वापस बॉटल खरीदी है वो पी रही हूँ, तो सेकंड से मुझे सेटिस्फैक्शन बच्चों पहले के बराबर मिलेगा या पहले से कम मिलेगा, तो सपोज सेकंड से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 30। थर्ड मैंने तुरंत एक और खरीदी और एक और पी रही हूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन और कम मिलेगा। तो जब मुझे एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है
तो मैं एडिशनल यूनिट की डिमांड तभी करूंगी जब उसकी प्राइस कम होगी, अदरवाइज मैं एडिशनल यूनिट की डिमांड नहीं करूंगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम 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 होता चला जाता है। तो आप एडिशनल यूनिट तभी करोगे, क्रिएट करोगे उसकी डिमांड, जब उसकी प्राइस कम होगी, अदरवाइज अपन उसकी डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका रैशनली, दैट इज नेक्स्ट आपका रैशनली है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो हमने अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़े हैं, वो अलग थे, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, टी का भी एक कप 10 रुपए का आता है, कॉफी का भी एक कप 10 रुपए का आता है। टी की प्राइस कम हो गई, तो जो टी पी रहे थे वो तो टी पी रहे हैं, वो लोग तो टी पी रहे हैं, प्राइस कम हुई तो भी वो पी रहे हैं। बट कुछ कॉफी वाले कंज्यूमर्स भी चाय पीने लग जाएंगे, खाया ना, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वहां मैंने बच्चों टी की प्राइस और कॉफी की डिमांड की बात की थी, यहाँ मैं टी की ही प्राइस और टी की ही डिमांड की बात कर रही। तो अगर एक गुड की प्राइस कम होती है तो वो अपने सब्स्टिट्यूट गुड से सस्ता हो गया, इसीलिए उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। नेक्स्ट है आपका रीजन, दैट इज इनकम इफेक्ट। जो लेवल ऑफ इनकम पढ़ा था वो अलग था, ये अलग है इनकम इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसकी बात करी जाती है? रियल इनकम, या फिर आप बात करते हो यहाँ पे परचेजिंग पावर की आप बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कितने रुपए हैं? मेरे पास 200 रुपए हैं और मुझे क्या खानी है? चॉकलेट खानी है। अगर एक चॉकलेट की प्राइस 50 रुपीज है, तो बच्चों इससे मैं कितनी चॉकलेट खरीद सकती हूँ? कितनी खरीद सकती हूँ? अगर वही चॉकलेट 40 रुपीज की हो गई तो मैं कितनी खरीद सकती हूँ? इसी 200 में से खरीदना है मुझे। अगर वही चॉकलेट 20 रुपीज की हो गई तो मैं कितनी खरीद सकती हूँ? यहाँ मेरी इनकम नहीं बढ़ी बच्चों, 200 के 200 ही रुपए हैं, बट प्राइस कम हुई तो इस 200 रुपए की परचेजिंग पावर, इस 200 रुपए की खरीदने की क्षमता, रियल इनकम, 200 रुपए की वैल्यू, वर्थ आपकी बढ़ गई, तो उसी 200 रुपए से आप ज्यादा डिमांड क्रिएट कर पा रहे हैं। तो इसे कहते हैं अपन इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये दोनों मिलाकर कौन सा इफेक्ट होता है? प्राइस इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका जो रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का, दैट इज अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, जब चॉकलेट 20 रुपए की हो गई तो बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, ज्यादा लोगों की अफोर्डेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। तो जितने ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे उतनी ही ज्यादा आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हो पाएगी। तो प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। लास्ट जो रीजन है दैट इज डिफरेंट यूजेस, different uses. For example electricity, बिजली के मल्टीपल यूजर होते हैं। उससे अपन टीवी चला सकते हैं, उससे अपन मोबाइल फोन को चार्ज कर सकते हैं, उससे अपन फ्रिज चला सकते हैं, उससे अपनी ट्यूबलाइट जल सकती है घर की, उससे फैन चल सकता है, उससे अपनी मिक्सी चल सकती है एंड वॉशिंग मशीन चल सकती है, सो ऑन, मल्टीपल मल्टीपल यूज। अगर 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 इलेक्ट्रिसिटी की रेट आपकी 100 रुपीज पर यूनिट हो गई, 100 रुपीज एक यूनिट का, तो आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम करेंगे या ज्यादा? कम करेंगे। यही इलेक्ट्रिसिटी की रेट 2 रुपीज पर यूनिट हो गई तो उसका कंजम्पशन ज्यादा करेंगे या कम? प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, और प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। इनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया? नेगेटिव या फिर इनवर्स।
रिलेशनशिप हो गया। तो क्या क्या रीजंस पढ़ लिए अपन ने लॉ ऑफ डिमांड के? पहला रीजन क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल इक्वालिटी। सेकंड रीजन था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट था इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट था अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर। नेक्स्ट था इफेक्ट। देन नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। इनमें कैसा रिलेशनशिप होता था? नेगेटिव। और डिमांड कर्व कैसी शेप का होता था? आपका स्लोपिंग शेप का होता था। एक्सेप्शन मतलब प्राइस ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, और प्राइस कम तो डिमांड कम। इनमें कैसा रिलेशनशिप होगा? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। और डिमांड कर्व की शेप कैसी होगी? अपवर्ड स्लोपिंग शेप का आपका डिमांड कर्व। कौन से एक्सेप्शंस होते हैं? पहला है आपका आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ऐसी चीजें जो सोसाइटी से आपको डिस्टिंक्ट करती हैं, अलग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके डायमंड्स, फॉर एग्जाम्पल आपकी राडो की वॉचेस, फॉर एग्जाम्पल आपकी जेगोर की कार्स, जो बहुत ज्यादा महंगी होती हैं और जो सोसाइटी से आपको यूनिक रखती हैं, अलग रखती हैं। वो चीजें महंगी है, इसीलिए जो रिच क्लास है वो उसकी डिमांड करता है। अगर वो चीज सस्ती हो जाएगी, सब लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो रिच क्लास उसको नहीं खरीदेगा। तो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन ऐसी चीजें जो सोसाइटी से आपको एकदम अलग करती हैं, जो बहुत महंगी चीजें आती हैं, वो महंगी आ रही हैं, इसीलिए उनकी डिमांड ज्यादा हो रही है। यहाँ पे दो तरीके के इफेक्ट होते हैं। एक होता है आपका प्रेस्टीज इफेक्ट और एक होता है आपका वेबलिन इफेक्ट। प्रेस्टीज का मतलब आप अपना स्टेटस, सोशल सिंबल बढ़ाने के लिए महंगे आइटम खरीद रहे हैं। तो महंगे आइटम की डिमांड क्यों क्रिएट करो? क्योंकि वो प्रेस्टीज बढ़ाता है, तो उसे प्रेस्टीज इफेक्ट कहते हैं। वेबलिन इफेक्ट, कई लोगों की सोच ये होती है कि अगर सामान महंगा है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा होगी। यूटिलिटी का मतलब सैटिस्फैक्शन। अगर आपकी सोच ये कहती है कि अगर महंगा सामान है तो सैटिस्फैक्शन ज्यादा, सस्ता सामान है तो सैटिस्फैक्शन कम, तो आप महंगे सामान की डिमांड ज्यादा क्रिएट करेंगे। ये होता है बच्चों आपका आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। हाँ, ये उसका ऑथर का नाम है, इसने दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? डुप्लीकेट की डिमांड कौन लेगा? डुप्लीकेट कौन खरीदेगा? हम जैसे लोग। पर जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो तो वही खरीदेंगे ना। जो रिच क्लास होता है, वो रिच क्लास क्यों खरीद रहा है? क्योंकि वो महंगा है, इसीलिए खरीद रहा है, तो नहीं खरीद पा रहा। इसकी डिमांड, अब वो रिच क्लास का भी डुप्लीकेट आइटम यूज नहीं करेगा ना। मैं रिच क्लास की बात कर रही हूँ, सिर्फ डिस्टिंक्शन मतलब अलग करेगा। अलग क्या करेगा? रिच क्लास को ही तो अलग करेंगी चीजें। वही होती है आपकी आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। डुप्लीकेट चीजें तो कोई भी काम में ले सकते हैं, तो आप डिस्टिंक्ट तो होएगी ना, सोसाइटी से अलग तो होएगी ना। तो आप सोसाइटी में सेम रह गए। ठीक है, मनीष मल्होत्रा का लहंगा है, 5 लाख रुपए का लहंगा है, और वही दिल्ली में चांदनी चौक से आपको 5,000 का भी वो लहंगा मिल जाएगा। तो वो लहंगा और वो लहंगा सेम है क्या? ठीक है। सेकंड आपका जो एक्सेप्शन है दैट इज आपके गिवन गुड्स। गिवन गुड्स बच्चों कौन से होते हैं? जो हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा खराब, इंफीरियर तो खराब क्वालिटी का सामान, जो बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी का सामान होता है उसे क्या कहते हैं? गिवन गुड्स कहते हैं। मेरे पास अगर फ्रेश कार है, एक मेरे पास फर्स्ट हैंड कार है, एक मेरे पास सेकंड हैंड कार है। फ्रेश कार को तो आप क्या बोलोगे? नॉर्मल। फर्स्ट हैंड कार को आप क्या बोलोगे? इंटीरियर। और सेकंड हैंड कार को आप क्या बोलोगे? समझ में आ गया गिवन गुड्स किसे कहते हैं?
जो बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी का सामान होता है उसे क्या कहते हैं, गिवन। जनरली जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, जो खराब क्वालिटी का सामान है, उसके फिर भी आपको मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट मिल सकते हैं। खराब क्वालिटी का जो डुप्लीकेट लहंगा है उसका फिर भी सब्स्टिट्यूट मिल सकता है। बट जो गिवन गुड्स होते हैं, बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी का सामान होता है, उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिलते। जितने भी गिवन गुड्स होते हैं वो सारे के सारे इंफीरियर होते हैं। बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी का सामान खराब क्वालिटी का तो होगा ही होगा, बट जितने भी इंफीरियर होते हैं वो सारे के सारे गिवन नहीं होते हैं। खराब क्वालिटी का सामान बहुत ज्यादा खराब हो ये कोई गारंटी नहीं है, पर बहुत ज्यादा खराब जो है वो खराब तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? एमसीक्यू में वो पूछ सकता है ये सारे क्वेश्चंस। इंटीरियर के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मिल सकते हैं बट गिवन के नहीं मिलते हैं। जितने भी गिवन है वो सब इंटीरियर है। बहुत ज्यादा खराब में तो खराब आएगी आएगी जी, पर खराब मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा खराब है। तो जितने भी इंटीरियर है वो सारे के सारे गिवन नहीं होंगे। बच्चों, अगर आपकी गिवन गुड की प्राइस कम हो गई, गिवन गुड सस्ता मिलने लग गया, तो सस्ता मिलने लग गया तो मेरी जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। मेरी परचेसिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। रियल इनकम समझते हो? मेरी इनकम नहीं बढ़ी, उसी इनकम से उसी पैसे से खरीदने की क्षमता बढ़ गई मेरी। मेरी इनकम मतलब मैं गिवन गुड पे कितना खर्च कर रही थी पहले, सपोज 15,000 खर्च कर रही थी गिवन गुड, अब वही गिवन गुड 7,000 का मिलने लग गया, प्राइस कम। यहाँ पे सेकंड हैंड कार तो आपको मिलने लग गई 7 की, फर्स्ट हैंड मिलने लग गई 15। तो अब मेरे पास पैसे तो कितने थे, 15। अब इस 15 से क्या खरीदोगे, गिफ्ट खरीदोगे, इंटीरियर इंटीरियर खरीदोगे, मतलब गिफ्ट की डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर गिफ्ट गुड की प्राइस कम होती है तो गिफ्ट गुड की डिमांड और कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी रियल इनकम, आपकी परचेजिंग पावर, उसी पैसे से खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आप उससे बेटर क्वालिटी का सामान खरीदेंगे, ना कि बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी का सामान खरीदेंगे। तो यहाँ पे गिवन गुड्स में हाईली नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। हाईली नेगेटिव इनकम इफेक्ट आया समझ में बच्चों? नेगेटिव इनकम इफेक्ट मतलब इनकम ज्यादा तो गिवन गुड्स की डिमांड कम, इनकम कम तो गिवन गुड्स की डिमांड ज्यादा। क्यों? क्योंकि मेरी रियल इनकम, परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। तो गिवन गुड्स क्या होते हैं? जो बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी का सामान होता है उसे क्या कहते हैं? गिवन गुड्स कहते हैं। जितने भी इंफीरियर है उनके तो फिर भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मिल सकते हैं, बट गिवन के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिलते हैं। जितने भी गिवन है वो सारे के सारे इंफीरियर तो होंगे ही होंगे, बट जितने भी इंफीरियर है वो जरूरी नहीं है सारे के सारे गिवन होंगे। अगर गिवन गुड की प्राइस कम होती है तो आप उसकी डिमांड और कम कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपकी रियल इनकम, आपकी परचेजिंग पावर, उसी पैसों से खरीदने की क्षमता जो है वो आपकी बढ़ जाती है। तो मैं बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी का सामान ही खरीदूंगा, उससे थोड़ी बेटर क्वालिटी का सामान खरीदने की कोशिश। तो यहाँ इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप हो गया? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट आपका जो एक्सेप्शन है दैट इज कॉन्स्पिशियस नेसेसरीज। कॉन्स्पिशियस नेसेसरीज क्या होती है? ऐसी चीजें जिनके बिना आराम से जिया जा सकता है, बट क्योंकि हम इतना ज्यादा उनको काम में लेने लग गए हैं कि वो चीजें अब मेरी हैबिट में आ गई हैं, तो वो मुझे नेसेसरी टाइप्स लगने लगे। जैसे कि आपकी ट्यूबलाइट, आप बिना ट्यूबलाइट के जी सकते हो, सांस ले सकते हो, ले सकते हैं। बट अगर अपन किसी के घर में गए वहां ट्यूबलाइट ही नहीं रहा, क्या क्या कहोगे? तो बेसिक नेसेसिटी चीज ही नहीं। जैसे कि आजकल जो नेसेसिटी बन गया वो मोबाइल फोन बन गया, क्योंकि मोबाइल फोन के बिना आराम से जिया जा सकता है। बट किसी के पास फोन नहीं है तो आप क्या कहोगे? अरे इसके पास तो बेसिक चीज ही नहीं है, इसके पास तो फोन ही नहीं है। किसी के घर में फैन नहीं है तो क्या कहोगे? इनके घर में बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें ही नहीं है। क्योंकि हम इतना ज्यादा यूज में लेने लग गए कि वो चीजें मुझे नेसेसरी जैसी लगने लगी है, नहीं नेसेसरी लगने लग गई।
इनकी समय के साथ कितनी भी प्राइस बढ़ जाए, डिमांड इनकी कम नहीं हो रही, बल्कि टाइम के साथ इन प्रोडक्ट्स की डिमांड और बढ़ती ही जा रही है। तो प्राइस ज्यादा, डिमांड ज्यादा, कैसा रिलेशनशिप हो गया? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। गुड मॉर्निंग अनुराग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, फिर नेक्स्ट है आपकी नेसेसरीज। नेसेसरीज मतलब जो चीजें आपको जीने के लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए उसे नेसेसरी कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पानी, वाटर, बहुत गर्मी पड़ रही है, सपोज सुबह से आपको पानी की बूंद नहीं मिली, ठीक है, आपको जो 20 रुपीज की बॉटल आती है मार्केट में, दुकानदार को ये बहुत मुश्किल से कोई दुकान मिली, वो बोल रहा है मैं 100 रुपीज की बॉटल लगाऊंगा, तो आप उसे खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? खरीदेंगे। बाकी चीजों में पैसा कम खर्च कर लेंगे, चिप्स कुरकुरे कम खा लेंगे, पर पानी तो चाहिए, तो चाहिए ही। तो इनकी कितनी भी प्राइस बढ़ जाए, इनकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती है। तो नेसेसरीज के केस में भी कैसा रिलेशनशिप हो गया? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट है आपका दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। अगर आपको लगता है कि कल से ये चीज महंगी हो जाएगी, तो आप आज ही बड़ी हुई प्राइस पे डिमांड क्रिएट कर दें। जैसे कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल आता है, आपको लगता है कि कल से ये पेट्रोल की प्राइस और बढ़ जाएगी, तो आज अगर वो 110 रुपीज लीटर भी लगा रहा है, तो आज आप अपनी टंकी फुल करवा लेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कल ये और महंगा हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में इस प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ जाएगी, तो आज कितनी भी बड़ी हुई प्राइस हो, आप आज उसकी डिमांड क्रिएट कर देंगे। देन नेक्स्ट है आपका दैट इज इरेशनल एंड इम्पल्सिव। इरेशनल मतलब बिना सोचे समझे, इम्पल्सिव मतलब जल्दी। कई बार कंज्यूमर बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लेता है, तो वो महंगे सामान की भी डिमांड क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट में शॉपिंग करने गई, मैंने मेरे लिए कुर्ती देखी। अब कुर्ती, मुझे लग रहा था मन में वो कुर्ती कितने की होनी चाहिए थी? 500, क्योंकि मेरे फेस पे दिख गया मुझे वो बहुत पसंद आ रही है कुर्ती। दुकानदार ने मुझे उसकी कितनी बोल दी? 700 प्राइस बढ़ा दी। मैंने कहा नहीं भैया कम करो, उसने कहा नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ। अब वो दुकानदार मुझे कह रहा है कि ये लास्ट पीस बचा है मेरे पास, पूरे मार्केट में ये पीस किसी के पास अवेलेबल नहीं है, और मेरी कोई गारंटी नहीं है, इसकी इतनी डिमांड आ रही है कि अगले 5 मिनट में भी ये पीस निकल सकता है। तो मैं क्या सोचूंगी? कोई नहीं, मैं महंगा सामान ही खरीद लेती हूँ, मुझे क्योंकि वो पसंद आ रहा है। मैंने मार्केट में ट्राई नहीं किया कि वो है या नहीं है। तो कई बार आप बिना सोचे समझे, मैंने बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में, कि वो निकल नहीं जाए मेरे हाथ से, वो पीस ना निकल जाए, इसलिए जल्दीबाजी में भी मैंने महंगे चीज की डिमांड क्रिएट कर दी। इसे क्या कहते हैं? इरेशनल एंड इम्पल्सिव डिसीजन। नेक्स्ट है इल्यूजन। इल्यूजन मतलब बच्चों, इल्यूजन मतलब वहम का कोई इलाज नहीं है, वहम का, ठीक है। कई बार क्या होता है, लोगों को 80% तो लोगों को ये वहम होता है, ये भ्रम होता है कि अगर महंगा सामान है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है तो वो डिमांड ज्यादा क्रिएट कर। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट में गई कुर्ती खरीदने, उसने मुझे कितने की कुर्ती दिखा दी? मैंने कहा भैया अच्छी क्वालिटी की दिखाओ, मतलब मैं उसको डायरेक्टली क्या कह रही हूँ? तुम महंगा सामान दिखाओ, क्वालिटी मतलब महंगा। उसने मुझे सेम कुर्ती अलग कलर की 1000 रुपए में दिखा दी। अब मुझे क्या लगेगा? हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है और मैं 1000 वाली कुर्ती लेकर आ जाऊंगी। तो आपको कई बार ये वहम होता है कि महंगा सामान है तो क्वालिटी अच्छी है, तो आप महंगे सामान की डिमांड ज्यादा क्रिएट कर दो। बच्चों अपन ने पढ़ा था वेबलिन इफेक्ट, अभी पढ़ा था आर्टिकल्स ऑफ डिस्ट्रिक्शन। एक है इल्यूजन। ये दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग कैसे है? वहां पे वेबलिन में उसने कहा था महंगे सामान से सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, इल्यूजन कहता है महंगे सामान की क्वालिटी अच्छी है।
क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन दो अलग अलग बातें होती हैं, वो सेम बातें नहीं होती। एंड आपका जो लास्ट एक्सेप्शन है, लास्ट एक्सेप्शन है, दैट इज स्पेक्यूलेटिव गुड्स। स्पेक्यूलेटिव गुड्स कौन से होते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर। शेयर मार्केट समझते हो क्या होता है? कंपनीज अपने शेयर्स को निकालती है मार्केट में, लोग आप उनका शेयर ले सकते हो, मतलब उस कंपनी में आप ओनर बन सकते हो, कुछ परसेंटेज का ओनर आप बन सकते हो। जिस कंपनी के शेयर महंगे होते हैं, प्राइस ज्यादा होती है, ज्यादातर लोग वही कंपनी के शेयर्स की डिमांड करते हैं। ऐसा क्यों? महंगा शेयर है मतलब ये कंपनी चल रही है, अच्छी चल रही है, मतलब इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है तो मैं उसकी डिमांड ज्यादा करूंगी। और जो कंपनी के शेयर कम है मतलब वो कंपनी प्राइस कम है, मतलब डूबती हुई कंपनी है, डूबती हुई कंपनी में कोई पैसा अपना लगाना नहीं चाहता, तो वहां आपके उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम कर दोगे। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया बच्चों? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। कौन से एक्सेप्शंस पढ़े? पहला क्या था? आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज। इसमें दो इफेक्ट्स की बात की थी, एक तो प्रेस्टीजियस और एक वेबलिन। प्रेस्टीज कहता है स्टेटस बढ़ेगा महंगे सामान से, वेबलिन कहता है महंगे सामान से सैटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट था गिवन गुड्स, तो बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी का सामान होता है उसे क्या कहते हैं? गिवन गुड्स कहते हैं। जितने भी इंफीरियर उनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, पर गिवन के नहीं। सारे के सारे गिवन इंफीरियर है, बट सारे के सारे इंफीरियर गिवन नहीं है। गिवन की प्राइस कम तो उसकी डिमांड और कम। क्यों? क्योंकि मेरी रियल इनकम, मेरी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या था? कॉन्स्पिशियस नेसेसरी। जैसे आपका फोन, कितनी भी प्राइस बढ़ जाए इनकी डिमांड में कोई कमी नहीं आ रही, टाइम के साथ प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि नेसेसरीज, नेसेसरीज मतलब जो सब आदमी के लिए चाहिए, तो कितना भी महंगा हो पर उसकी डिमांड जो करनी है उतनी क्रिएट करते ही करते हैं। नेक्स्ट क्या था? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट दी प्राइसेस। अगर मुझे लगता है आने वाले समय में उस प्रोडक्ट की प्राइस और बढ़ जाएगी, तो आज कितनी भी बढ़ी हुई प्राइस हो, आज मैं उसकी डिमांड ज्यादा क्रिएट कर दूं। देन था कंज्यूमर इरेशनल एंड इम्पल्सिव। कई बार कंज्यूमर बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लेता है, तो महंगे सामान की भी डिमांड क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट क्या था? इल्यूजन। इल्यूजन मतलब नेसेसरी हो गया बच्चे। इल्यूजन मतलब वहम, वहम मतलब अगर आपको ये वहम है कि महंगे सामान की क्वालिटी अच्छी है तो आप महंगे सामान की डिमांड ज्यादा क्रिएट करेंगे। एंड लास्ट क्या था? स्पेक्यूलेटिव गुड्स, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर। अगर शेयर्स की प्राइस ज्यादा तो उनकी डिमांड भी ज्यादा, और शेयर्स की प्राइस कम तो उनकी डिमांड भी कम। ठीक है, तो आज हमने कौन से टॉपिक्स रिवाइज कर लिए? हमने पढ़ लिया डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, रैशनली क्यों ऐसा होता है कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, उसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं। बच्चों आज इतना ही रिवाइज करेंगे, मंडे को मैं ये 100% सुनूंगी जितना मैंने कल तक पढ़ा दिया था। हाँ, मैं स्टैट्स में भी सुनूंगी, इको में भी सुनूंगी। स्टैट्स में मैं सुनूंगी मीडियन की, मैंने 2 प्रॉपर्टीज तक आपको करा दिया वहां तक। इको में मैं सुनूंगी, आप लोगों को मैंने न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इलास्टिसिटीज का बताया था, वहां तक का मैं सुनूंगी। तो कल आप लोग ये पूरे वीक का टॉपिक रिवाइज करो और परसों क्लास में सुनना। ठीक है, चलो बाय।